तो कैसे हो। आज हम विज्ञान में पाठ 3 रेशों से वस्त्रता के बारे में पढ़ेंगे। कक्षा 6 में आपने पादपों यानी पौधों से प्राप्त होने वाले कुछ रेशों फाइबरों के बारे में पढ़ा था। आपने ये भी पढ़ा कि ऊन और रेशम के रेशे जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जानता हूँ रेशे कैसे हैं। उनके रेशे भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम के फाइबर, रेशम कीट के कोकून, ये सब किससे, कोश से प्राप्त होते हैं। जानता और रेशे किससे होते हैं? ऊन और रेशम जो होते हैं उन्हें जानता और रेशे कैसे, मतलब जंतु से प्राप्त होने वाले बोलते हैं। तो ये ऊन जो है वो किसमें से आपको प्राप्त होता है? भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन की प्राप्ति की जाती है। ऊन प्रदान करने वाले उन जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं। इन जंतुओं के आवरण पर बालों की मोटी परत क्यों होती है? क्योंकि बालों के बीच में अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है। वायु ऊष्मा की कुचालक होती है। बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। ऊन इन रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है। हमारी तरह भेड़ के रोएदार त्वचा पर भी 2 प्रकार के रेशे होते हैं। दाढ़ी के रूखे बाल और त्वचा के निकट अधिक अव्यवस्थित तंतुरूपी मुलायम बाल होते हैं। तंतुरूपी बाल ऊन बनाने के लिए रेशों से प्रदान करते हैं। भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंतुरूपी मुलायम बाल ही होते हैं। इनके जनकों का विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हो। तंतुरूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की प्रक्रिया को वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। आइए अब हम कुछ ऊन प्रदान करने वाले जंतुओं के बारे में जानते हैं। हमारे देश में विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती हैं। यद्यपि भेड़ों की ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं है, फिर भी बाजार में सामान्य रूप से उपलब्ध ऊन भेड़ के ऊन ही होते हैं। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख से प्रचलित है। बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है जो जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल होते हैं। इनसे बेहतरीन सालें बनाई जाती हैं जिन्हें पश्मीना सालें कहते हैं। ऊँट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पेका से भी ऊन प्राप्त की जाती है। ये देखिए अलग अलग आपको प्राणी और जंतु दिखाई देंगे, मतलब उनसे हम किस प्रकार के। ये याक है, ये अंगोरा बकरी है, ये बकरी है, ये लामा, ये एल्पेका है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग प्रकार के आपको प्राणी दिखाई देंगे यहाँ पर। यहाँ देखिए अब हम आगे देखते हैं कि रेशों से ऊन तक हम मतलब किस तरह से होता है कि ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। उनके बालों को काटकर फिर उनसे संश्लेषित करके ऊन बनाई जाती है। भेड़ पालन और प्रजनन, ये इसका एक मुख्य मतलब इनका बिजनेस होता है कि भेड़ पालन और उनके प्रजनन से कैसे ऊन प्राप्त करती है। यदि कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों तथा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानों की यात्रा करें तो आपने गडरिया भेड़ों को झुंड में जो होते हैं उनको बकरी, गाय, भैंस चराते देखा होगा। बराबर हरे चारे के लिए ये लोग दाल, मक्का, ज्वार, खली देने के पदार्थ, खनिज भी मिलाते हैं और सर्दियों में भेड़े को घरों के अंदर भी रखते हैं। हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों के ऊन के लिए ऊनों को पाला जाता है। भेड़ के कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है जिससे बड़ी मात्रा में उन्हें अच्छी गुणवत्ता से ऊन प्राप्त होती है। ऊन प्राप्त करने के लिए उनके बालों को काट लिया जाता है। रेशों को ऊन में संसाधित करना तो कैसे करते हैं? इसका 2 चरण होता है। उसमें पहले चरण में हम ये करते हैं कि भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। इस प्रक्रिया को ऊन की कटाई कहते हैं। यहाँ पर देखिए आप कुछ भेड़ें और भारतीय नस्लों के बारे में यहाँ आपको बताया गया है। इसके ये नस्ल के नाम है, ये ऊन की गुणवत्ता है और ये किस राज्य में पाई जाती है उसके बारे में बताया है। सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है ताकि भेड़ बालों के सुरक्षित आवरण के न रहने पर भी जीवित रह सके। बाल ऊनी रेशे प्रदान करते हैं। इन्हीं ऊनी रेशों को संसाधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है। चरण 2 में त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों डालकर
अच्छी तरह से उसे धोया जाता है, जिससे उनके रेशों को उनमें परिवर्तित करने के ऊन, चिकनाई, धूल और गर्द निकाल दी जाए। यह प्रक्रम अभिमार्जन कहलाता है। रेशों को ऊन से परिवर्तित करने के प्रक्रम को निम्न प्रकार से हम दर्शा सकते हैं कि ऊन की कटाई, अभिमार्जन, फिर उसकी छटाई, फिर बर की छटाई और फिर रंगाई और फिर रीलिंग। चरण 3 में हम देखेंगे कि चरण 3 में अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है। रोमेल अथवा रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है, जहां विभिन्न गठन वाले बालों को छांटा या पृथक किया जाता है। अगले चरण में बालों को सुखाया जाता है, परंतु इससे पहले बालों में से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है, जो बर कहलाते हैं। ये वही बर होते हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं, जिसके पश्चात रेशों का पुनः अभिमार्जन करके उन्हें सुखा लिया जाता है। चरण 5 में रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है। चरण 6 में अंतिम चरण को रीलिंग कहते हैं। अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेटकर उनका धागा बनाया जाता है। रेशम के बारे में आपने देखा होगा कि रेशम, आपने सुना होगा कि रेशम का कपड़ा होता है, और रेशम के उत्पादन में चीन जो है वो विश्व में पहले स्थान पर आता है। तो रेशम सिल्क के रेशे भी जानते हो रेशे होते हैं। रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों का पालन यानी रेशम कीट पालन कहलाता है, जिसे सेरीकल्चर भी कहते हैं। रेशम कीट का जीवन चक्र कैसा होता है? तो मादा रेशम कीट अंडे देती है, जिससे लार्वा निकलता है, जो कैटरपिलर यानी इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। ये आकार में वृद्धि करते हैं और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र में अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए